अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम अपने ईएनटी में नोज का अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ट्रॉमा टू द फेस। ट्रॉमा सिंपली डिफाइन करें तो फिजिकल इंजरी जो फेस पे होगी उसको हम कहेंगे ट्रॉमा। उससे होगा क्या, सबसे पहले स्किन को इफेक्ट करेगा तो स्किन इंजरीज हो सकती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो सकती हैं और उसके नीचे वाले बोन्स है स्केल जो फेस की बोन्स है उस पर इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए जनरली जब भी आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो उसको आपको 3 तरीके से मैनेज करेंगे। उसके जनरल मैनेजमेंट करेंगे, उसकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की मैनेजमेंट करेंगे और बोन इंजरीज की मैनेजमेंट करेंगे। तो जनरल मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले उसकी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन वगैरह देखनी है। अगर कहीं हेमोरेज है उसको आपने क्लीन करना है और आपके एसोसिएटेड इंजरीज कहीं भी बॉडी में और भी इंजरीज है उसको भी आपने मैनेज करना है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की तरफ आ जाए तो आपके पास स्किन पे लेसरेशन वगैरह हो सकती है, पैरोटिड ग्लैंड इफेक्ट हो सकता है और फेशियल नर्व एक्सपोज हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। इसको मैनेज करेंगे। अब मेनली जो चैप्टर रिलेटेड है, जो टॉपिक हमारा समझने वाला है वो ये है इंजरीज टू द फेस, जिसमें हमारे पास बोन्स की इंजरीज मेनली मैटर करती हैं। यहाँ पे समझने से पहले आप ये देख लें कि इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप जरा इस डायग्राम को गौर से देखें। यहाँ पे ये जो आइस ब्रोज वाला रीजन है ये सुपीरियर ऑर्बिटल रिज, इससे ऊपर वाला जितना भी रीजन है इसको शामिल करते हुए ये अपर फेस में आता है। यहाँ से लेके जो आपके पास मैक्सिला बोन जहाँ पे ये तकरीबन एंड हो रही है अपर साइड ऑफ लिप तक, ये आपके पास मिडल फेस है और इसके नीचे जो मैंडिबल वाला रीजन है और लोअर लिप वाला रीजन है ये सारा आपके पास किस में आएगा, लोअर फेस में आएगा। तो इसके फ्रैक्चर्स भी इसी तरह है। आप ये समराइज करने के लिए टेबल बहुत अच्छा बना हुआ, आप इसे देख लें। अपर थर्ड के फ्रैक्चर्स जो है बेसिकली फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर होगा, सुपीरियर ऑर्बिटल रिज का फ्रैक्चर होगा, फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर होगा। मिडल थर्ड में जो बोन्स प्रेजेंट है, नेजल बोन हो गया, नेजल ऑर्बिटल आइज वाला एरिया हो गया, जाइगोमैटिक बोन होगा और मैक्सिलरी बोन्स के 3 इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स है। लोअर साइड पे बात करें तो आपके पास एलुलर प्रोसेस जो के मैंडिबल के टीथ वाली साइड पे होते हैं वहाँ पे फ्रैक्चर्स होता है, या फिर जो पार्ट्स ऑफ मैंडिबल बोन है, बॉडी है, एंगल है, रैमस, कॉन्डाइल वगैरह उनके फ्रैक्चर हो सकते हैं। अब एक एक करके हम सारे फ्रैक्चर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपके पास ये जो है अपर थर्ड जो है इसको सुपीरियर ऑर्बिटल रिज के फ्रैक्चर डिवाइड किया गया है, मिडल थर्ड है, फिर लोअर थर्ड है। अच्छा, फ्रैक्चर्स पढ़ने से पहले आप एक चीज़ याद रख लें, ये जितने भी फ्रैक्चर्स हैं इनकी डायग्नोसिस के लिए आपने 2 टेस्ट जरूर याद रखने हैं। एक्सरेज करवाएंगे, वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीपिट और मेंटल एक्सरे होता है जो ऊपर से लेकर नीचे तक करता है, उसमें फेस के फ्रैक्चर्स बहुत अच्छे से पता लगते हैं। और दूसरा आपने सीटी स्कैन करवाना, याद रखिएगा सीटी स्कैन, बोन को जब भी अच्छी तरह देखना तो सीटी स्कैन करवाया जाता है उसके। तो आपने डायग्नोसिस सबकी एक जैसे लिखनी है और ट्रीटमेंट भी सबका मिलता जुलता है, जिसका थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्चर्स ऑफ द अपर फेस, जिसमें फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर सबसे पहले देखेंगे। फ्रंटल साइनस याद रखिए कि साइनस एक कैविटी सी है, ये ओपनिंग सी है जो हमारे पास बोन के अंदर होती है। ये आपने एक्सरे ऑफ स्कल में भी देखा होगा, नेट में भी पढ़ा होगा। तो इसमें याद रखिए कि इसकी इंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है और एक इसकी डक्ट होती है जो इसको ड्रेन करती है। तो इसी तरह इसके फ्रैक्चर्स अगर एंटीरियर वॉल के फ्रैक्चर होंगे तो वो कॉस्मेटिक डिफेक्ट बाहर से ही नजर आएगा और उसको वैसे सर्जिकली करेक्ट करेंगे स्किन से लियन देके। जो पोस्टीरियर वॉल का फ्रैक्चर होगा वो थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड पे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है और जो वो ब्रेन को अफेक्ट करेगा मेनिंजेस को, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह कर सकता है। तो उसको हम ओपन करके वहीं से इसको जो फ्रैक्चर सेगमेंट्स है उसको करेक्ट करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। नेजोफ्रंटल डक्ट में अगर आपके पास इंजरी हो गई है तो जो फ्लूइड है, जो साइनस का फ्लूइड है वो वहीं पे रुक जाएगा, अगर ड्रेनेज नहीं होगी उसकी, या फिर उसमें जो एयर है वो वहीं पे ट्रैप हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस सिस्ट बन जाएगी, एक कैविटी सिस्ट बन जाएगी। सुपीरियर और सुप्रा ऑर्बिटल रिज के फ्रैक्चर्स जो है इसमें सबसे कॉमन फ्रैक्चर जो आता है, जो आपके पास रिज जो है देखिए कॉमन सी एलिवेटेड होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी डिप्रेशन हो जाती है। तो डिप्रेशन होगा आपके पास आइज को भी अफेक्ट कर सकते हैं। फ्रंटल बोन के फ्रैक्चर्स जो है वो सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो इसको सर्जिकली करेक्ट किया जाता है। तो अगर ये बोन को साथ साथ आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करे तो न्यूरो सर्जिकल करेक्शन चाहिए होती है। अब आ जाते हैं फ्रैक्चर्स ऑफ द मिडल फेस। जो मिडल फेस है उसमें नेजल बोन के फ्रैक्चर्स आते हैं। नेजल बोन के फ्रैक्चर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, डिप्रेस फ्रैक्चर्स और एंगुलेटेड फ्रैक्चर्स। आप जरा ये डायग्राम देखें कि ये ए वाला नॉर्मली नोज का स्ट्रक्चर शो किया गया, ये मीडियल वॉल इसकी और ये दोनों साइड पे इसकी लेटरल वॉल, यहाँ मीडियल में मिडल सेप्टम है और लेटरल साइड पे लेटरल सेप्टम है। अगर फ्रंट से डायरेक्टली हिट करे कोई चीज़ तो ये मीडियल वॉल और लेटरल वॉल जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, डिसोसिएट हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये फ्रंट से सेपरेट हुआ है, ये पीछे से सेपरेट हुआ है। इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलते हैं ओपन बुक फ्रैक्चर्स या फिर डिप्रेस फ्रैक्चर्स, के नोज ऊपर से डिप्रेस हो जाएगी। अगर साइड से आके कोई चीज़ हिट करती है या फिर साइड से इंजरी होती है तो आपके पास एक साइड में बोन ज़्यादा टूटेगी और दूसरी तरफ चली जाएगी और आमतौर पे सेप्टम भी दूसरा केसेस में डिविएट कर जाता है। तो इस तरह को फ्रैक्चर्स को बोलते हैं एंगुलेटेड फ्रैक्चर्स। तो 2 क्लासिफिकेशन हो गई, डिप्रेस फ्रैक्चर जिसमें ओपन बुक फ्रैक्चर आ गए और आपके पास एंगुलेटेड फ्रैक्चर जिसमें लेटरल वॉल पे चल जाते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स की तरफ हम आते हैं तो देखें क्लिनिकल फीचर्स जनरली वही होंगे जो फ्रैक्चर्स की वजह से हो सकते हैं। नोज की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो होंगे, स्वेलिंग हो सकती है, अगर ऑर्बिट इनक्लोज करेंगे तो एक्यूमोसिस मतलब उसके अराउंड ब्लड आ जाएगा,
पेन होगी, टेंडरनेस टच होगी, नेजल डिफॉर्मिटी। क्रीपिटस क्या बेसिकली चीज़ होती है? क्रीपिटस होते हैं साउंड जब प्रोड्यूस होगी, जब फ्रैगमेंट्स जो फ्रैक्चर हैं वो मूव करेंगे तो उनकी मूवमेंट की वजह से, एयर की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर वहाँ पे म्यूकोजा की रप्चर होगी तो ब्लीडिंग हो सकती है, और उसके अलावा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, लेसरेशन वगैरह हो सकती है। डायग्नोसिस में आपको बता चुका हूँ, एक्सरे, सीटी। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए एक बात याद रखिएगा, अगर पेशेंट फ़ौरन प्रेजेंट करता है तो आप उसको फ़ौरन ओपन करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ देर बाद, जैसे एक दिन बाद आता है या 7-8 घंटे बाद आता है, तो उस जगह पे जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जगह स्वेलअप कर जाएगी। जो बोन का फ्रैक्चर हुआ है उसको लोकलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए 1 हफ्ते तक तकरीबन वेट करते हैं ताकि एडिमा सेटल डाउन हो जाए, फिर इसकी करेक्शन कर सकें। 1 से 2 हफ्ते के लिए वेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो उसमें हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, और वो हीलिंग को आप जल्दी से आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, फिर मजीद 6 महीने का वेट करना है जब हीलिंग हो चुकी हो। अगर बोन गलत जुड़ी है तो फिर आप उसको करेक्ट करेंगे सर्जरी। अब सर्जरी 2 तरह से है, क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में बेसिकली ये करते हैं कि जो बोन फ्रैक्चर हुई होती है उसको डायरेक्टली ओपन नहीं करते, लेकिन आप फोरसेप्स वगैरह से या फिर एक्सटर्नल अप्रोच से उसको सिंपली अपनी जगह पे वापस रीपोजिशन करते हैं। जबकि ओपन रिडक्शन जो है, नाम से पता लग रहा है, आप जो साइट है उसको ओपन करेंगे और बोन्स की जो डिफॉर्मिटी है उसको आप सर्जिकली करेक्ट करेंगे। तो क्लोज रिडक्शन में मोस्टली वायरिंग्स वगैरह भी होती हैं जो हम पढ़ेंगे, और फोरसेप्स भी करते हैं। तो फोरसेप्स में आपने नाम याद रखने दो, वेल्शम्स फोरसेप्स और एशिस फोरसेप्स। वेल्शम्स फोरसेप्स बेसिकली लेटरल वॉल के लिए करते हैं इसके करेक्शन के लिए, और एशिस फोरसेप्स बेसिकली मीडियल सेप्टम के लिए करते हैं। ओपन रिडक्शन में यह है कि आपको बता चुका हूँ कि उसको ओपन करेंगे और साइट को क्लियर करेंगे और ठीक करेंगे। नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स, नाम से पता लग रहा है कि नेजल बोन भी इन्वॉल्व होगी और ऑर्बिट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसमें जब ऑर्बिट्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, मीडियल फोर्स लगेगी ऑर्बिट्स पे, उसकी वजह से जो ये ऑर्बिटल वॉल है ये लेटरली डिस्प्लेस होगी, राइट वाली भी राइट साइड पे और लेफ्ट वाली भी लेफ्ट साइड पे। तो दरमियान में जो डिस्टेंस है इनके दरमियान में वो इंक्रीज कर जाएगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरकैंथल डिस्टेंस, और जब वो इंक्रीज कर जाए इस कंडीशन को बोलते हैं टेलीकैंथस। तो सबसे पहले कॉमन प्रेजेंटेशन आपके पास टेलीकैंथस की आएगी। नोज इन्वॉल्व होंगी तो ये नेजल सेप्टम डैमेज हो सकता है और डिप्रेस हो सकता है, तो आपके पास एलिवेटेड नोज टिप मिलेगी, इसे बोलते हैं पग नोज। ब्लड मिलेगा, पेरिऑर्बिटल एक्यूमोसिस, आपके पास ब्लड जमा हो सकता है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर से, ऑर्बिटल हीमाटोमा बनेंगे। अगर आपके पास सीएसएफ लीक हो तो सीएसएफ राइनोरिया होगा और आई बाल की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। डायग्नोसिस सेम वही, एक्सरे, आपके वाटर भी और सीटी। ट्रीटमेंट क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन। अगेन क्लोज रिडक्शन में वायरिंग करें, आप फोर्सेप्स से करेक्ट करें। ओपन रिडक्शन में आप एस टाइप इंसिजन देंगे और उसको करेक्ट करेंगे। फ्रैक्चर और जाइगोमा समझने से पहले आप ये देखें कि ये आपके पास है फ्रंटल बोन, ये टेम्पोरल बोन, और ये आपके पास है जाइगोमैटिक बोन जिसे हम चिक बोन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये 3 सूचर्स बना रही होती है। फ्रंटल बोन के साथ जो सूचर बनाते हैं उसको बोलते हैं जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर, और जो आपका टेम्पोरल बोन के साथ सूचर बना रही होती है यहाँ बोलते हैं जाइगोमैटिको टेम्पोरल सूचर, और जो यहाँ पे मैक्सिलरी बोन के साथ सूचर बना रही होती है उसे बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल सूचर। अब ये तीनों साइड से अगर फ्रैक्चर कर जाए तो हम इसको बोलते हैं ट्राइपोड फ्रैक्चर ऑफ द जाइगोमा। ये जरूर याद रखिएगा। तो इसमें ये कॉमन है। इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगी, प्रेजेंटेशन पेशेंट ये करेगा कि ये जो चीक बोन होती है लेटरल प्रोमिनेंस बना रही होती है, जब फ्रैक्चर हो जाएगी तो प्रोमिनेंस खत्म हो जाएगी, इसलिए हम बोलेंगे इसे फ्लैटनिंग ऑफ द मेलर प्रोमिनेंस। उसके अलावा यहाँ पे देखें ये स्टेप्स लाइक डिफॉर्मिटी हुई हुई है, क्या कि ये बोन थोड़ी सी ये सेगमेंट ऊपर गया हुआ है, नीचे गया हुआ है, एक स्टेप बना हुआ है। नॉर्मली एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप बन गए तो इसको बोलते हैं स्टेप डिफॉर्मिटी। एक ये हो गया। इसके नीचे यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव होता है जिसमें से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व पास कर रही होती है। अगर उसका भी आपके पास रप्चर हो जाए या फिर उसे इफेक्ट हो जाए नर्व, तो वहाँ पे इस रीजन में पैरास्थीजिया और एनेस्थीजिया हो जाता है, क्योंकि वो इस एरिया को सप्लाई कर रही होती है। तो आपके पास तीसरी प्रेजेंटेशन ये आती है। उसके अलावा अगर हमारे बात करें यहाँ पे कॉन्डाइल को इफेक्ट करेगी तो उसकी मूवमेंट को इफेक्ट करेगी, और यहाँ पे इसकी मूवमेंट इफेक्ट होगी, सही मूव नहीं करेगा, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रिस्मस। अब यहाँ पे जो आई की मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट होंगी, और आपके पास अगर ब्लड डेफिनेटली यहाँ पे इकट्ठा होगा तो उसको पेरीऑर्बिटल एक्यूमिसिस भी होगा, रेयर भी इकट्ठी हो सकती है पेरीऑर्बिटल एम्फिसम। डायग्नोसिस अगेंस्ट वही वाटर व्यू एक्सरे पे और आपको सीटी करवाएंगे। ट्रीटमेंट आप क्लोज फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर, क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन दोनों से कर सकते हैं। जाइगोमैटिक आर्च के फ्रैक्चर जो हो गए, डेफिनेटली आर्च है ये स्ट्रेट नहीं है, ये बेंड हो गए तो ये खराब हो गया फ्रैक्चर होने की वजह से, इसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अब आप फ्रैक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर पे हैं, तो देखें यहाँ पे ऑर्बिट है, इसके अंदर ऑर्बिटल कंटेंट्स पड़े हैं, यहाँ पे आई बॉल पड़ी है। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा कंटेंट्स का तो ग्रेविटी की वजह से वो सब्सटेंसेस सारे हर्निएट होकर नीचे आ जाएंगे। हर्निएट होकर आपको एक्सरे पे व्यू जो मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का होगा, ये सब्सटेंसेस हर्निएट होकर नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें एक टेयर लाइक शक्ल मिल रही है, तो इसको सीटी स्कैन पे आपके पास टेयर ओपेसिटी मिलेगी, टेयर लाइक ओपेसिटी मिलेगी। ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिएगा।
अब जो ऑर्बिटल फ्लोज के फ्रैक्चर हैं, एक तो ये होता है कि उसमें डिफरेंट बोन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कि मतलब आपके फ्रंटल बोन इन्वॉल्व होगी, जाइगोमैटिक होगी, मैक्सिला का सेकंड टाइप और लीफ और 2 जो आगे पढ़ेंगे वो फ्रैक्चर इन्वॉल्व हो गया। एक होता है डायरेक्टली ब्लो आउट इंजरीज। डायरेक्टली ब्लो आउट इंजरीज ये होता है कि आपके पास डायरेक्टली फ्रंट से हिट किया, तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे हिट होने की वजह से आई माल पीछे की तरफ चली जाएगी, इसे नॉप्थॉल्मस बोलते हैं। यहाँ पे उसके अलावा आपके पास ब्लड भी हो सकता है। तो आप याद रखिएगा ब्लो फ्रैक्चर्स में और दूसरे में फ्रैक्चर, यहाँ पे एनाप्थोलमस हो सकता है, डिप्लोपिया आईज की मूवमेंट में फर्क हो सकता है, डबल विजन हो सकती है, और आपके पास नर्व इन्वॉल्व हो गया तो हाइपोस्थेसिया या फिर एनेस्थीसिया हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट वही क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन से करेंगे आप। फ्रैक्चर्स में मैक्सिला में आता है 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, लीफोर्ड 1, लीफोर्ड 2, लीफोर्ड 3। अब ये डायग्राम में देखें आपको ये नजर आएगा, ये ग्रीन कलर की आपको टिप्स ही नजर आ रही है। अब ये देखें लीफोर्ड 1 फ्रैक्चर जो है, बेसिकली आपने जब भी इसको बताना है ना लाइन को, आपने सेंटर से स्टार्ट करना और लेटरली जाना है। सबसे पहले नेजल सेप्टम आ रहा है, फिर मैक्सिलर एंट्रा आ रहा है, फिर उसके बाद टीरिगोइड प्लेट्स आ रही है। तो ये देखें ये इस तरह आ रहा है, जो इसलिए इसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ही बोलते हैं। जो आपके पास टाइप 2 है पैरामीटर फ्रैक्चर, आप इसको देखें ब्लू लाइन से शो किया गया है। अगेन आप इसे सेंटर से स्टार्ट करें, इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, रूट ऑफ द नोज आ रही है, फिर आपके लैक्रिमल बोन आ रही है, फिर आपके पास यहाँ देखिए फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, फिर अपर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी साइनस और फिर टीरिगोइड प्लेट्स। तो ये पिरामिड शेप बन रहा है। और तो तीसरा फ्रैक्चर है जिसे क्रेनियोफेशियल डिसफंक्शन कहते हैं। इसमें बेसिकली क्रेनियल बोन और फेशियल बोन एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है कंप्लीटली। अब इसको अगेन आप सेंटर से स्टार्ट करें, यहाँ पे देखें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सेंटर में अब रूट ऑफ नोज आएगी, फिर एथमॉइडल जंक्शन आएगा, फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आएगा, फिर लेटर वॉल ऑफ ऑर्बिट, फिर फ्रंटोजाइगोमेटिक और सूचर्स। अभी डायग्राम में देखें ये रूट आ गया आपके पास, ये सुपीरियर फिशर आ गया, ये लेटर वॉल आ गई, और ये फ्रंटोजाइगोमेटिक और फ्रंटो टेम्पोरालिस, ये जाइगोमेटिक टेम्पोरालिस सूचर आ गया, और फिर टीरिगोइड प्लेट्स आ गई। तो आप ये देखें ये जिगजैग शेप में फ्रैक्चर है और इसे क्रेनियोफेशियल डिसफंक्शन में जाते हैं। अब इससे होगा क्या क्या, अगर ये बोन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे टीज की डी अलाइनमेंट होगी। अगर ये बोन का ज़्यादा फ्रैक्चर होगा सेकंड टाइप 2 तो यहाँ पे फेस की इलोंगेशन हो जाएगी, क्योंकि बोन सेपरेट हो जाती है। और क्रेनियल वाले इफेक्शन होगा तो आपके पास जो CSF है वो भी लीक हो जाएगा, CSF राइनोरिया भी हो सकता है। तो आप इसके पास जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, मॉलिक्यूलेशन ऑफ टीथ, इलोंगेशन ऑफ मिड फेस, मैक्सिला की मूवमेंट से फर्क पड़ता है, और CSF राइनोरिया हो सकता है। डायग्नोसिस आप एक्सरे CT दोनों करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में आप यही है कि क्लोज रिडक्शन, ओपन मेथड से दोनों से कर सकते हैं। क्लोज में ये है कि आप इंटरडेंटल वायरिंग कर सकते हैं, दांतों को ठीक करने के लिए इंटर मैक्सिलरी वायरिंग करते हैं। क्या दांतें अगर खराब है तो उनको आपस में वायरिंग कर देंगे, मैक्सिला के पोर्शन अगर सेपरेट हो गए तो उनको आपस में वायरिंग करके ठीक कर सकते हैं। ओपन रिडक्शन में ये है कि आप ओपन करने का जो बोन्स के हिस्से सेपरेट है उनको इकट्ठा करके इंट्रोशियस वायरिंग कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर वाले बोन्स के साथ भी मतलब ये फ्रैक्चर हो गया, बोन सेपरेट हो गया, तो फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन्स के आपस में वायरिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे वायर सिंक के जरिए करेंगे। लोअर थर्ड के फ्रैक्चर्स हैं, मैंडिबल के फ्रैक्चर है, इसके लिए निमोनिक आपने याद रखना है। निमोनिका कैप्स, उसको पढ़ने से पहले थोड़ी एनाटमी देख लेते हैं। ये देखें ये है कॉन्डाइलर रीजन, ये आपके पास कोरोनॉइड प्रोसेस है, आगे इसके रैमस है, फिर एंगल है, बॉडी है, फिर सिम्फिसिस है। ये आपने एनाटमी पहले पढ़ी हुई है। ऊपर ये एल्वेलर साइड है। अब इसके फ्रैक्चर के लिए निमोनिका कैप्स, ये ऊपर फ्रैक्चर होगा तो कॉन्डाइलर प्रोसेस का, फिर एंगल का, फिर बॉडी का, सिम्फिसिस का। इसके चांसेस भी ऐसे हैं, कॉन्डाइलर प्रोसेस का चांस सबसे ज़्यादा है, फिर एंगल का, फिर बॉडी का, फिर सिम्फिसिस का। तो कैप्स निमोनिका आपने याद रखना है 35, 20, 20, 15। अब उसके अलावा किसके फ्रैक्चर हो सकते हैं, इसके एंगल रैमस वगैरह हो सकते हैं। डायग्नोसिस अगेन आप एक्सरे करवाएं, CT करवाएं। ट्रीटमेंट क्लोज रिडक्शन, ओपन मेथड। देखें दो तो आपने लिखने हैं। क्लोज मेथड में आप देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्सेप्स से डेफिनेटली तब करते हैं जब सेप्टम वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो इसमें आप यहाँ वायरिंग करेंगे, इंटरडेंटल वायरिंग और इंटर मैक्सिलरी वायरिंग। ओपन मेथड्स में डायरेक्टली आप ओपन करेंगे और बोन्स को वापस रीअलाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं ओरो एंट्रल फिस्टुला, जो टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखिए नाम से पता लग रहा है, ओरो का मतलब रिलेटेड टू ओरल कैविटी एंड एंट्रल का मतलब ये एंट्रम ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। अब इसमें बेसिकली जो लाइन जो ओपनिंग बन जाती है उसको बोलते हैं फिस्टुला। अब ये बनेगी कैसे, जरा इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आप जरा गौर करिएगा। यहाँ पे ये है हमारे पास मैक्सिलरी साइनस और नीचे हमारे पास टीथ होंगे प्री मोलर्स और मोलर, खासतौर पे सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोलर्स। इसके डायरेक्टली ऊपर ही आपके मैक्सिलरी कैविटी पड़ी है। अब कोई डेंटिस्ट सर्जरी करता हुआ उसे यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट हो जाए या फिर सर्जरी ठीक तरह से ना हो, या फिर एक और ऑपरेशन होता है जिसे बोलते हैं कार्डियक लग ऑपरेशन। कार्डियक लग ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कैनाइन फोसा से ओपनिंग करते हैं और आपके पास एंट्रम में जाते हैं। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। तो उससे भी अगर वो करेक्शन सही नहीं हुई, फेलियर हो गया या फिर कोई ट्यूमर हो गया जो आपके पास टीथ से ऊपर की तरफ चला गया या कि फेस का कोई ट्यूमर है, तो इन सब कंडीशन में यहाँ पे एक ओपनिंग सी बन जाती है जिसमें फिस्टुला हो जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले इसे देख लेते हैं कॉजेज क्या है। कॉजेज डेंटल एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, फिर आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी
जो आपके पास कार्डियोलैक ऑपरेशन है, आपके पास कार्सिनोमा वगैरह हो गया, और उसके अलावा फ्रैक्चर वगैरह हो गए। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होगा कि जो भी पेशेंट खाना खाएगा वो उसके कैविटी में ऊपर जा सकता है, मतलब मुंह से खाना ऊपर कैविटी में जा सकता है, और वहाँ पे पस वगैरह हो जाएगी, इन्फेक्शन पड़ जाएगी, तो वहाँ से पस डिस्चार्ज होगा जो या तो नोज से बाहर आएगा या तो मुंह से बाहर आएगा। उसके अलावा पेशेंट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर जनरेट नहीं कर सकेगा। इससे क्या मुराद है कि जब भी वो सक्शन करने लगेगा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने की वजह से नोज से एयर मैक्सिलरी साइनस में जाएगी, वहाँ से वो फिस्टुला की वजह से मुंह से बाहर आ जाए, मुंह में आ जाएगी, तो नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा। इन द वाइस वर्सा पॉजिटिव प्रेशर में भी आप जब वो जनरेट करने लगेगा, आप फूंक मारने के लिए, बाहर ब्लो आउट करने के लिए, वो हवा ऊपर मैक्सिलरी साइनस में जाने के बाद नोज से बाहर आ जाएगी, तो इन द बोथ द केसेस एयर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। डायग्नोसिस के लिए आप कॉमनली प्रोब यूज़ करते हैं जो आप पास करेंगे ओरल कैविटी से एंट्रम में, अगर वो पास हो गया तो टेस्ट पॉजिटिव है। ट्रीटमेंट जो है, अगर छोटा फिस्टुला होगा, रिसेंट फिस्टुला होगा, सिंपली आप उसे सूचरिंग करें और आप उसको जहाँ पे वो ओपनिंग है उसको क्लोज कर दें। लेकिन क्रोनिक फिस्टुला और बड़े फिस्टुलास के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या होता है, कॉमनली जो साइट होती है या फिर एंट्रम होता है उसमें इन्फेक्शन भी हुई होती है, तो पहले आप उसी इन्फेक्शन की डीब्राइटमेंट करेंगे, उसे क्लीन करेंगे, एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे पेशेंट को, और लास्ट में आप उसको जो है सेप्टल फ्लैप वगैरह लगा के, सूचरिंग लगा के आप उसके फिस्टुला को क्लोज करेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप सो आपको क्वेश्चन टॉपिक के सारा समझ आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा और आप लोग उसका आंसर दें। थैंक यू सो मच।